नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। इससे पूर्व हम चर्चा कर रहे थे एमए प्रीवियस का पेपर एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र के बारे में। तो सौंदर्य शास्त्र के जो पश्चिम के विचारक हैं, पश्चिम के जो विद्वान हैं, तो उनके बारे में हम इससे पूर्व चर्चा कर चुके, जैसे प्लेटो, अरस्तु। अब हम जैसे चर्चा कर रहे थे आगस्टाइन, संत आगस्टाइन के बारे में। तो इससे पूर्व जैसे संत आगस्टाइन की जीवनी, उनका जीवन क्या रहा, कहाँ जन्म हुआ, उसके बारे में हम इसमें पूर्व में चर्चा करें। कला के बारे में उनके क्या विचार रहे, उनके बारे में चर्चा कर चुके। साथ ही जैसे हम चर्चा कर रहे थे सौंदर्य, सौंदर्य के बारे में कला इसके इनके आगस्टाइन के क्या विचार रहे। साथ ही जैसे उन्होंने ये भी चर्चा करते हुए हमने आगे ही चर्चा करी थी कि संत आगस्टाइन कहते हैं कि जैसे रूप यानी सौंदर्य के साथ साथ में जब तक कुरूपता नहीं है, यानी कुरूपता नहीं होगी, तब तक सौंदर्य का महत्व नहीं है। तो इससे पूर्व जैसे हम सौंदर्य पे उनके विचारों के बारे में चर्चा कर चुके थे कि सौंदर्य विचार करते हुए जैसे आगस्टाइन ने पूर्व प्रचलित रूपात्मक नियमों के आधार पर ही सौंदर्य की उन्होंने अलग अलग परिभाषाएँ दी। और इसके अलावा उन्होंने कहा है जैसे कि ब्यूटी इज़ यूनिटी, सौंदर्य के बारे में कि ब्यूटी इज़ यूनिटी, और संसार तत्व सुंदर है। वो कहते हैं सौंदर्य और कला साथ रहने से तात्पर्य देवी सामंजस्य के अनुरूप रहना। उनकी दृष्टि में सौंदर्यानुभूति एक रहस्यमयी अनुभूति है। साथ ही वो कहते हैं सौंदर्य के प्रति संत अगस्टाइन जैसे दूसरी सदी के रहे ये, तो उनका दृष्टिकोण पूर्णतः आध्यात्मिक था सौंदर्य के बारे में। और वे कहते हैं प्लेटो के समान उन्होंने भी जैसे सत्यम, शिवम और सुंदरम की त्रयी देखी, त्रयी के अंतर्गत एकात्म देखा। और संत अगस्टाइन जैसे मध्य कालीन यूरोप की एक महान ज्योतिर्मय प्रतिभा थी, और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति नश्वर चक्षु इंद्रिय के प्रतिबिंब से परे अन्य कुछ नहीं देखता, वह कुछ भी सृजनात्मक रूप से नहीं देख सकता। इसी के साथ जो सौंदर्य पर चर्चा करने वाले मध्यकालीन प्रतिभाओं में भी ये बताया जैसे संत आगस्टाइन महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कन्फेशंस नामक एक ग्रंथ में सुकरात के समान सौंदर्य पर और उपयोगिता को पर्याप्त माना, और प्लेटो की भांति देवी प्रकृति को सौंदर्य का स्रोत भी माना। इसी के साथ जैसे संत आगस्टाइन अपने अगले ग्रंथ है जैसे डे ट्रिनिएट में वर्ड के अंतर्गत सौंदर्य की व्याख्या करते हुए उसके अतीन्द्रिय पक्ष की भूरी भूरी प्रशंसा की है उन्होंने, और सौंदर्य के स्वरूप को यूनिटी, ऑर्डर, हार्मनी, प्रपोर्शन के रूप में उन्होंने प्रकट देखा। वे कहते हैं जैसे कि संत अगस्टाइन के अगला एक जैसे है उनका ग्रंथ डे म्यूजिका नामक 6 ग्रंथों में से एक है ऑन विंग्स ऑफ चैरिटी। तो ये ऑन विंग्स ऑफ चैरिटी के अंदर सौंदर्य के आदर्शवादी स्वरूप का उन्होंने विवेचन किया है। वे कहते हैं प्लेटो के समान उन्होंने भी सांसारिक सौंदर्य को देवी, जैसे इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके, देवी सौंदर्य तक पहुंचने की सीढ़ी कहा है सौंदर्य को। और आगस्टाइन के सौंदर्य दर्शन का प्रभाव समस्त मध्य युगों में छाया रहा। सांसारिक सौंदर्य के प्रति भी वे जागरूक थे, और उन्होंने लिखा है कि नेत्रों और कर्णेंद्रियों द्वारा अनुभूत सौंदर्य शुभ होता है, बशर्ते उसके माध्यम से मानव बौद्धिक और आध्यात्मिक सौंदर्य की ओर अग्रसित हो सके। ऐन्द्रिक सौंदर्य के प्रति अनुराग यदि अतिशय हो तो वह हानिकारक होता है। ये मुझे ध्यान देने की बात है कि वो कहते हैं कि जैसे कि इंद्रिय सौंदर्य के प्रति अनुराग, मतलब जो इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सौंदर्य है, उसके प्रति ज़्यादा अनुराग हो तो वह हानिकारक होता है, क्योंकि वह परम सौंदर्य की ओर ले जाने की अपेक्षा सांसारिक अनुराग की ओर आकृष्ट करता है। अतः यह आवश्यक है उन्हें संतुलित रखा जाए। उनके अनुसार केवल कृतज्ञ व्यक्ति ही अपने को सांसारिक सौंदर्य तक सीमित रखेगा, और बाह्य सौंदर्य की चाह में मानव को आत्म सौंदर्य नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ही जैसे संत आगस्टाइन आगे कहते हैं, संत आगस्टाइन ने ज्यामितीय आकारों में भी सौंदर्य माना। वे कहते हैं विषम त्रिभुज, समत्रिभुज, समचतुर्भुज एवं गोलाकार, इनमें क्रम से सुसंगति के आधार पर सौंदर्य की उन्नति होते दर्शाई है। वे कहते हैं गोलाकार जैसे गोलाकार, इनमें क्रम से सुसंगति के आधार पर सौंदर्य
है। ऑगस्टाइन की सौंदर्य की परिभाषा में गहराई अवश्य है आगे, किंतु सौंदर्य को वे सामंजस्य, संतुलन और अनुपात की सीमा से बाहर नहीं निकाल सके। समरूपता से अधिक महत्व उन्होंने रंगों को दिया और किसी भी उपादान मूलक वस्तु का सौंदर्य अंगों की आपसी सुसंगति और रंगों की एक निश्चित मधुरता में निहित होता है। दूसरे शब्दों में वे रंगों की मधुरता एवं अंगों की आपसी सुसंगति एक साथ मिलकर सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ये उन्होंने सौंदर्य के बारे में उनके विचार है। अब यहाँ पर एक साथ ही अब आगे वो कहते हैं कि सौंदर्य के साथ साथ में अरस्तु कहते हैं, ये ऑगस्टाइन कहते हैं कि उन्होंने कुरूपता को सौंदर्य के समक्ष स्थान दिया। वे कहते हैं, ऑगस्टाइन कहते हैं कि सौंदर्य की चित्र में प्रकाश और छाया का एक साथ बराबर महत्व है। यदि उसे उचित स्थान पर देखा जाए तब विश्व में सर्प, चित्रे, जहर आदि अपना औचित्य रखते हैं। इस तरह सामंजस्य और संतुलन का अर्थ अधिक स्पष्ट होता है। उनका कहना था कि वो कहते हैं कि कुरूपता को यदि उचित स्थान पर प्रस्तुत किया जाए तो उससे सौंदर्य आहत नहीं होता, वरन अधिक और बढ़ जाता है। इस विरोध के कारण समरूपता अधिक सार्थक हो उठती है। पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने भी कुरूपता की समस्या का स्पर्श मात्र दिया था और यहाँ संत ऑगस्टाइन ने इनकी स्पष्ट व्याख्या की, जिनके बारे में उन्होंने 3 बातें बताई। तो इसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। वो कहते हैं कि सौंदर्य, बाहरी जो सौंदर्य, अपने इंद्रियगत जो सौंदर्य है, उसके साथ में यदि कुरूपता अगर नहीं होगी, या जैसे मान लो चित्र के माध्यम से वो बताते हैं, अगर एक चित्र में छाया नहीं होगी तो उस चित्र की कोई छाया, मतलब डार्क लाइट एंड शेड के माध्यम से किसी चित्र का निर्माण होता है। उसी तरह सौंदर्य के अंदर भी जैसे मान लो कुरूपता नहीं होगी तो एक सौंदर्य का दूसरे सौंदर्य का उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो उसके लिए जैसे उन्होंने 3 बातें उन्होंने बताई। तो वो कहते हैं पहली कि सब वस्तुओं को उनके संदर्भ में देखो, किसी भी वस्तु को उसके संपूर्ण संदर्भ में ही देखा जा सकता है, पृथक रूप से निरीक्षण करके नहीं जाना जा सकता। उदाहरणार्थ वो कहते हैं जब पाप को सज़ा दी जाती है तो वह न्याय के सौंदर्य का ही एक अंश हो जाता है, और यदि न्याय नहीं होगा तो पाप नहीं हो सकता। इस प्रकार इन दोनों को इनके संपूर्ण संदर्भ में ही देखा जा सकता है। इसी प्रकार वे कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड ही दोषपूर्ण है, किंतु उसे समग्रता में देखने पर वही कुरूपता सौंदर्य में बदल जाती है। वे कहते हैं जैसे मोज़ेक का एक पत्थर देखकर सौंदर्य अनुभूति होने के बजाय कलाकार की दोषपूर्ण कार्य क्षमता तथा कुरूपता का आभास होता है, किंतु यदि उस एक पत्थर का संपूर्ण पैटर्न में कार्य देखा जाए तो वह सौंदर्य की सृष्टि करता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में वो कहते हैं कि धैर्य पूर्वक साधन मात्र में अंगों की व्यवस्था के कौशल को खोजें जो प्रथम दृष्टिगत में वितृष्णा जगाने वाले प्रतीत होते हैं। ऑगस्टाइन का कहना है कि यहाँ पे कि ध्यान से निरीक्षण करने पर छोटे और निम्न श्रेणी के प्राणियों, उदाहरणार्थ जैसे पिस्सू के शरीर में भी विलक्षण योजना दिखाई देती है, और ग्रहणित होने पर भी इनके अंगों की व्यवस्था के कौशल में आकर्षण होता है। तो वो कहते हैं जो कुरूपता है, उस कुरूपता के अंदर भी एक तरह से सौंदर्य, उसको हम ध्यान से गौर से करें तो उसमें भी एक समानता है, उनमें भी एक सौंदर्यात्मक अनुभूति होती है। तीसरी के अंदर वो कहते हैं विषमता में निहित सुसंगति, यानी कि जो विषमता है उसमें निहित सुसंगति के प्रकाशन को देखो। यह ऑगस्टाइन का महत्वपूर्ण तर्क है कि विषमता में भी सुसंगति होती है, यानी कि कोई विषम चीज़ें हैं, अनुकूल चीज़ नहीं है, विषम है, लेकिन उनको हम गौर से देखें तो उनमें भी एक सुसंगति हमें नज़र आती है। उदाहरणार्थ वो कहते हैं जैसे भाषा की अर्थ विपरीतता में भी आनंद आता है, कि जैसे चिड़ियों की लड़ाई भी मन बहलाने वाली होती है, जैसे चिड़ियाँ जो लड़ती है उनसे भी व्यक्ति को चूँ 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 वो करती है तो उसका भी एक आनंद की अनुभूति होती है। तो वो कहते हैं चिड़ियों की जो लड़ाई है वो मन बहलाने वाली है। अतः वस्तुओं का सौंदर्य पृथकत्व एवं विभिन्नता का परिणाम है, और मधुर संगीत की एक लय विविध स्वरों के आपसी मेल से भी मधुर हो जाती है। इसी प्रकार एक श्रेष्ठ नाटक में नायकों के गुणों को दर्शाने हेतु मस्करों तथा अधम चरित्रों की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं जैसे मान लो
कोई भी चीज़ है सौंदर्य के साथ में, उनका यही तर्क है कि सौंदर्य के साथ में कुरूपता या उसकी जो विपरीत जो परिस्थिति नहीं होगी तब तक उस चीज़ का आनंद, उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो वो कहते जैसे मान लो एक श्रेष्ठ नाटक है, उस नाटक के नायकों के साथ साथ में जब मान लो उसके जो विलन हैं या जिसके अंदर जो मस्करे हैं, ऐसे मजाक करने वाले हैं या अधम चरित्रों की आवश्यकता होती, जब तक वो नहीं होगी तब तक खाली एक जो हीरो है या जो नाटक का श्रेष्ठ नायक है या नायिका है, उनका वो हमें जो चरित्र है वो उनके गुणों के जो दर्शाने हेतु वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। उसके लिए इन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, जो मस्करे हैं, अधम चरित्रों की आवश्यकता होती है। यही बात प्लाटिनस पहले कह चुके थे कि अधम चरित्रों को चले जाने दें तो नाटक की शक्ति भी चली जाएगी, वे उसके आवश्यक अंग हैं। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि इस प्रकार ऑगस्टाइन ने कुरूपता को दर्शन की नैसर्गिक आँख में महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित किया। अब यहाँ ऑगस्टाइन की वापस अपनी उसी पे बातें हैं। वो कहते हैं कि जो कुरूपता है उसको दर्शन की नैसर्गिक आँख से देखना चाहिए, उसको एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित किया इन्होंने ऑगस्टाइन ने। वो कहते हैं वस्तुओं की प्रकृति में नहीं, कुरूपता सौंदर्य दर्शन का न्यून अंश है। कुरूपता सापेक्ष रूप से सौंदर्य के साथ बनी रहे तो वह सौंदर्य को आहत नहीं करती। वो कहते हैं कुरूपता जब तक नहीं होगी नेचर में, प्रकृति में, तब तक सौंदर्य का आनंद या सौंदर्य का वो सापेक्ष रूप से सौंदर्य के साथ अगर बनी रहेगी तो आहत नहीं है। यह एक नया विचार था। ऑगस्टाइन मात्र कुरूपता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। इनके अनुसार कुरूपता एक सापेक्षिक सत्य है। यदि कुरूप होगा ही नहीं तो सौंदर्य का मूल्यांकन ही नहीं हो सकता। ये उनकी एक महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने की। तो वो कहते हैं यदि कुरूप होगा ही नहीं तो सौंदर्य का मूल्यांकन ही नहीं हो सकता। उस कुरूपता के आधार पर हम सौंदर्य को उसकी मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार कुरूपता को उन्होंने एक तुलनात्मक शब्द माना। ये महत्वपूर्ण चीज़ उनका ध्यान देने की। तो उन्होंने कुरूपता को एक तुलनात्मक शब्द माना। जब रूप विकास की प्रक्रिया में कोई त्रुटि हो जाती है, परिणामतः रूप अनभिष्ट या अव्यवस्थित हो जाता है तो कुरूप का आविर्भाव होता है। और जितनी मात्रा में सौंदर्य के गुण कम होते जाते हैं, जैसे लय, संतुलन, सामंजस्य, वैक्रम आदि, वैसे ही कुरूपता आती जाती है। इस प्रकार ऑगस्टाइन का दर्शन फिर से कलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार संत ऑगस्टाइन ने का जो रहा सौंदर्य के प्रति दर्शन, तो उन्होंने महत्वपूर्ण जो कलाओं के बारे में बताया और उनका जो प्रारंभिक रहा, मेन जो उनका रहा, तो वो कहते हैं सौंदर्य है। सौंदर्य का जो के लिए वो जैसे प्लेटो के वो नज़दीक जाते हैं। वो कहते हैं सौंदर्य की जो त्रयी है, सत्यम शिवम सुंदरम के साथ साथ वो आत्मिक मानते हैं कि हम मन की आंखों से देखेंगे तो सौंदर्य, ये परमात्मा के साथ वो देखेंगे तो हमें सौंदर्य की अनुभूति है। बाहरी जो इंद्रिय सौंदर्य को उन्होंने इतना, उसके लिए उन्होंने एक संतुलन बनाया। वो कहते हैं जो आकार हैं, गोल है, चौकोर है, त्रिभुज है, संतुलन है, सामंजस्य है, उसके साथ ही उन्होंने बताया कि जब तक इन चीज़ों के साथ में कुरूपता को हम नहीं स्वीकारेंगे या कुरूपता के साथ में नहीं लेंगे इनको, तब तक सौंदर्य का उसका वो निर्णय या उसका एक पैमाना हम नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार ऑगस्टाइन का दर्शन फिर से कलाओं के महत्वपूर्ण स्थान पर देने का प्रयत्न करता है। धन्यवाद। ये रहा हमारा अब तक का जैसे सौंदर्य के बारे में संत ऑगस्टाइन का दर्शन। आगे हम चर्चा करेंगे नए विद्वान के बारे में। धन्यवाद।